Assalamu alaikum all. We are here with the next chapter of the subject of accounting, business and society. Commonly इसका दूसरा नाम introduction to business भी है. इसका next chapter हम लोग discuss करने जा रहे हैं, that is business combination. In your book it is chapter number 21. The last chapter इसके बाद case studies हैं, लेकिन इससे पहले ही कुछ हमने chapters छोड़े हैं, उनको हम इसके बाद इंशाल्लाह discuss करेंगे. So business combination, as the name signifies, it is combination of businesses. तो बेसिकली अगर हम इसको लिंक करें, अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं 11 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, इन 11th का अगर हम क्रक्स लें तो दैट इज द क्रक्स ऑफ 11 चैप्टर्स. तो इनमें अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर इज वन हु स्टार्ट्स बिजनेस. जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो उसने चॉइस करनी होती है फॉर्म ऑफ ओनरशिप की. उसने या सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जाना है, या पार्टनरशिप के साथ, या कंपनी, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज. समटाइम किसी एक को वो ऑप्ट करता है कि मैंने इसके साथ जाना है. Later on, they realize that the owners of the business, or the businessmen, or the management of the companies, or the businesses actually identifies that कि now हमें और expand करना है, या हमें अपने business को बदलना है, या हमें दूसरे businesses की support चाहिए है. Situation कुछ ऐसी बन जाती है. तो ये एक अल्टरनेट के तौर पे अवेलेबल है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो अपने आप को दूसरे बिजनेसेस के साथ कंबाइन कर लेते हैं. पर्पस ऑफ कोर्स पर क्या होगा जब कंबाइन करेंगे, तो कि हम कॉमनली जो है कॉमन पर्पस के लिए काम कर सकें, और मिल के जो है वो जो भी सिचुएशन है उसको फेस कर सकें. तो इसलिए बिजनेस कम्बिनेशंस फॉर्म की जाते हैं. अब बिजनेस कम्बिनेशन है क्या? बेसिकली इट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर फर्म्स, इधर टेम्परेरी और परमानेंट. 5 years 10 years के लिए फर्म कंबाइन हो सकती हैं, किसी खास पर्पस के लिए कंबाइन हो सकती हैं, या वो परमानेंट कम्बिनेशन भी फर्म्स का हो सकता है. तो कम्बिनेशन जो है इट कुड बी लेड बाय ईदर एक्सटर्नल फोर्सेस और द इंटरनल फोर्सेस. जिस तरह एक्सटर्नल फोर्सेस में आपका कंपटीशन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो होता है आपका, उसकी वजह से फर्म्स जो है वो कंबाइन हो सकती हैं. आपके मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, फर्म्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, तो दो फर्म्स या दो से ज्यादा फर्म्स जो आपस में कंबाइन हो जाएं ताकि कंपटीशन को फेस कर सकें, नंबर वन, या नंबर टू कंपटीशन को रिड्यूस कर सकें. ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, एक कलेक्टिव बेनिफिट उन्हें मिलेगा, सिनर्जिस्टिक एडवांटेजेस होंगे उनको. देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है. समटाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक फर्म के पास है, दूसरी के पास नहीं है, तो दोनों फर्म्स कंबाइन हो सकती हैं. एक फर्म दूसरी से फायदा उठा सकती है टेक्नोलॉजी का, या दो फर्म्स हैं उनके पास दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, दे कंबाइन टुगेदर के ताकि दोनों जो है एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकें. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इसकी वजह से भी होता है. या समटाइम टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, तो दो फर्म्स मिल जाती हैं कि हम मिलके जो है उस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट उठा लेते हैं. तो दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द लाइक फोर्सेस. देन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज है. समटाइम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं आपको. ठीक है, उससे भी जो फर्म्स हैं वो कम्बिनेशंस बनाती हैं. वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो फोर्सफुल हो सकती हैं, या वो कुछ ऐसी चीजें बदल रही हैं जिसकी वजह से आपको चेंज करना अपने आप को. जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज में से एक आपको पता होगा, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, दो बड़ी पॉलिसीज है ना. तो उनमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बेसिकली लेड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है. तो अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशंस जो है वो ऑफन देता रहता है. कभी वो रेगुलेशन देते हैं कि द फर्म बैंक कोड ओनली सर्वाइव जिसकी मिनिमम 300 ब्रांचेस हैं. तो अब 100 ब्रांचेस वाले हो सकता है दो या तीन बैंक्स हों तो आपस में मिल जाएं ताकि 300 ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. तो दैट कुड बी वन ऑफ द बिजनेस कम्बिनेशंस. या सम टाइम जो होता है वो मुख्तलिफ फर्म्स हैं वो आपस में मिलती हैं, कोई यूनियन ही बना लेती हैं ताकि अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, दैट कुड बी वन ऑफ द कम्बिनेशंस. जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, एप्टमा. अब वो कंबाइन हुए भी हैं. ठीक है, और उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी देना है पॉलिसीज के ऊपर, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना भी है. तो इससे भी कम्बिनेशंस बनते हैं. देन इनसफिशिएंट मार्केट डिमांड है. समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट डिमांड जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है, रिड्यूस हो चुकी होती है. तो उस सूरत में फर्म्स के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वो कंबाइन हो जाते हैं कि चलें जी, हम कलेक्टिव बेनिफिट के लिए मिल जाते हैं, हम कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन की सिचुएशन में आ जाते हैं. तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन अपनी वो रिड्यूस कर लेंगे, एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो ये भी एक बिजनेस कम्बिनेशन की काज हो सकती है. देन इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल हो सकता है. लाइक आप ट्रेड साइकिल, आपका कंट्री किस ट्रेड साइकिल की स्टेज से गुजर रहा है. माइट भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कि कुछ स्टेजेस होती हैं. लाइक हम लोग डिप्रेशन में होते हैं, रिकवरी में होते हैं, बूम है, डिप्रेशन है, फिर से आ जाता है, या रिसेशन होता है, एक स्टेज आ जाती है. तो आप किस स्टेज से गुजर रहे हैं, उस स्टेज के अंदर जो है उसमें भी फर्म्स कंबाइन होती है. जिस तरह आप डिप्रेशन में अगर इकोनॉमी गुजर रही है
तो वहाँ सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उस सूरत में जो फर्म्स हैं वो कंबाइन हो जाती हैं ताकि जो है वो अपने आप को वो सर्वाइव कर सकें और मार्केट की जो वर्स्ट कंडीशंस हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। इसी तरह बूम है जब, तो बूम में हो सकता है वो कॉम्बिनेशन बनाएं एक दूसरे को हेल्प करने में ताकि वो क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, उससे भी जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए ताकि मार्केट से ज्यादा फायदा उठाया जा सके, क्योंकि उसमें बूम है। बूम में नए कंपेटिटर्स भी एंटर होते हैं। ठीक है, तो ये बूम से पहले जब रिकवरी हो रही होती है उसमें कंपेटिटर्स एंटर होना शुरू हो जाते हैं, तो फर्म्स कंबाइन हो सकती हैं कंपेटिटर से बचने के लिए। जिस तरह कोई बाहर से कोई कंपनी आ रही है जो बहुत बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान में आपकी 5 कंपनीज हैं या 2 या 3 कंपनीज हैं, वो उनको इन्फ्लुएंस करेगी, इन 5 कंपनी से भी बड़ी वो कंपनी है, तो 5 कंपनीज आपस में मिल जाती हैं ताकि उस बड़े कंपेटिटर को हम जो है वो फेस कर सकें। अब ये भी है, अब ये रिकवरी या बूम में एंट्री होगी ना ऐसी फर्म्स की, तो आप उस रिकवरी और बूम की स्टेज के अंदर जो है आपस में कंबाइन हो गए। देन एंट्री ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। अब जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जब मुल्क में एंटर होते हैं तो वो भी बेसिकली जो है वो आके बिजनेस कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन फार्मूलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर लाइक आप देखें पाकिस्तान में जब नेस्ले ने अपनी फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च की, उनमें से दूध की तरफ जब वो जाने लगे, तो उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान में दूध लॉन्च करने से बेहतर है कि कोई जो हम ब्रांड एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश ब्रांड्स को एक्वायर कर लें। तो मिल्क पैक उस वक्त एक लोकल ब्रांड था और बड़ा रिकग्नाइज्ड ब्रांड था, तो उन्होंने मिल्क पैक को एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो इट बिकेम नेस्ले मिल्क पैक। अब ये क्या है, ये इंटरनेशनल प्लेयर की एंट्री है, तो दे एक्वायर्ड दैट फर्म। ये भी एक फॉर्म है कि नई एंट्री करने के बजाय आप किसी को एक्वायर कर लें। वॉल्स जब मार्केट में आई थी तो वॉल्स ने पोल्का को परचेज कर लिया था, एक्वायर कर लिया। ये हम आगे एक पोजीशन पढ़ेंगे। तो ये भी बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, उसमें एक एंटिटी खत्म होगी, पोल्का खत्म हो गई। सम टाइम जो है फर्म्स हैं वो मिल जाती हैं, ज्वाइन टुगेदर एक नई एंटिटी बना लेती हैं। सम टाइम जो एक्वायर करने वाली फर्म होती है वो 100% एक्वायर नहीं करती, पार्शियल एक्विजिशन होती है। तो उस सूरत में जो है वो फर्म जो है एग्जिस्टिंग सर्वाइव करती है। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू जो है एक्सटर्नल फोर्सेज इन्फ्लुएंस हमें कर सकते हैं। देन इंटरनल कुछ फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं बिजनेस को कंबाइन करने में, लाइक इनसफिशिएंट कैपिटल है। अगर फर्म्स के पास कैपिटल थोड़ा है तो कैपिटल की कमी के को रिड्यूस करने के लिए जो है फर्म्स जो है वो कंबाइन हो जाती हैं अक्सर औकात। तो ये जो है ये फाइनेंशियल फैक्टर्स की वजह से, जिस तरह कहा जाता है कहीं न्यूज़पेपर्स में और बाकी सोर्सेज में आया है कि मोबिल इंक ने जो वारिद को बेसिकली एक्वायर किया या उनका जो मर्जर हुआ है, उसकी जो बड़ी रीजन है वो वारिद की फाइनेंशियल जो पोजीशन थी वो वीक थी। ठीक है, तो दैट इज वाइट वाज सोल्ड टू मोबिल इंक, नाउ इट बिकेम जैज। देन उसके बाद इनसफिशिएंट एक्सपर्टीज है, समटाइम एक्सपर्टीज नहीं होती हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हम वो कमी को पूरा करने के लिए दूसरी फर्म्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। देन ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं, ऑपरेशनल हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कम हों बाकी के मुकाबले में, तो हम उन उस कमी को पूरा करने के लिए हम दूसरों के साथ जो है कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। उसमें मर्जर हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, इन एनी फॉर्म वी कैन गो। देन ओवर प्रोडक्शन होता है, दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, जिस तरह जब एक फर्म ओवर प्रोडक्शन कर रही होती है तो दैट माइट बी डैमेजिंग फॉर मेनी अदर जो है वो फर्म्स। तो उससे बचने के लिए भी फर्म्स कंबाइन होती हैं और फर्म्स जो आपस में मिल जाती हैं। अब ये जो है ये बड़े बड़े लेवल पे भी कम्बिनेशन होते हैं, ये तो हम तो बिजनेसेस की डिस्कस कर रहे हैं ना। जिस तरह ओपेक है एक ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। अब इसके अंदर जो है वो 13 मेंबर्स हैं और इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि हमने जो है कितनी प्रोडक्शन करनी है, दे कलेक्टिवली डिसाइड कि हमने कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है। तो जब वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं कलेक्टिवली तो ओवर प्रोडक्शन से बचते हैं, तो मार्केट में जब प्राइस गिर रही होती है वो प्रोडक्शन रोक देते हैं, तो सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे एक्चुअली इन्फ्लुएंस द ऑयल मार्केट। तो ये कॉम्बिनेशन की एक फॉर्म है। देन उसके बाद लास्ट हमारा है इन इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। तो दिस इज येट अनदर प्रॉब्लम इन जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज है, वही तकरीबन ये बात है कि हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो पुअर होता है, उसकी वजह से भी फर्म्स कंबाइन होती हैं। इंटरेस्टिंगली हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट जो है ये जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर से गलतियां होती हैं उनमें एक बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये जो एक फैक्टर है इसकी वजह से भी बिजनेसेस कंबाइन होते हैं। जिस तरह नोकिया का केस था, नोकिया के केस में मैनेजमेंट के काफी काफी इश्यूज थे जिसकी वजह से जो फर्म है वो अल्टीमेटली वाज सोल्ड टू, जो मोबाइल डिवीजन था दैट वाज सोल्ड टू माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो है मैनेजमेंट की एक एग्जांपल है हमारे पास कि किस तरह जो पुअर मैनेजमेंट है वो आपको दूसरों के साथ कंबाइन कर देती है।
अब जो कम्बिनेशन है उसकी हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन। 3 किस्म के बिजनेस कम्बिनेशन की क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज हैं। इधर इट कुड बी वॉलंटरी और कंपल्सरी। Number second division is on the basis of nature of business, and number third division जो last है on the basis of degree of business combination, कि किस तरह का combination हो रहा है, किस लेवल तक combination हो रहा है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं voluntary combination versus compulsory combination। voluntary as the name signifies, आपकी मर्जी है, मर्जी से ज्वाइन कर लेते हैं, that is voluntary combination। उसके मुकाबले में compulsory क्या होंगे, जो मैंडेटरी हैं, जो होने ही होने हैं, लाइक आपने लॉ चेंज हुआ है, लॉ की वजह से आपने कंबाइन होना है, ठीक है, या कोई लीगल फॉर्मेलिटी ऐसी आ गई उसकी वजह से आपने कंबाइन होना है, ठीक है। तो उसके ये जो चेंजेस हैं इसकी वजह से जो है ये कंपल्सरी बिजनेस कम्बिनेशन है। तो जिस तरह बैंक्स की मैंने एग्जांपल दी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस आती हैं, तो उसकी वजह से बैंक्स अक्सर कंबाइन हो जाते हैं उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। तो दैट वुड बी अ कंपल्सरी कम्बिनेशन, क्योंकि उसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। देन सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस, या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, या इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्बिनेशंस, जो नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से होते हैं। तो these could be horizontal, these could be vertical, lateral, diagonal, circular, these are basically 5 types। इनमें सबसे पहले हम हॉरिजेंटल पढ़ते हैं। आप एक्स एक्स अगर और वाई एक्सिस ड्रा अगर करें ना, तो एक्स एक्सिस जो होता है ना उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, और वर्टिकल होता है जो वर्टिकल ऊपर की तरफ हो, वो यानी वाई एक्सिस जिसे हम कहते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक तरह के बिजनेस होंगे ना हमारे, तो अगर एक तरह के बिजनेस आपस में कंबाइन हो जाए, ठीक है, एक शू बनाने वाली कंपनी दूसरी शू बनाने वाली कंपनी के साथ मिल जाए, दोनों एक तरह के शू बना रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होगा। एक सॉक्स बनाने वाली कंपनी दूसरी सॉक्स बनाने वाली कंपनी के साथ कंबाइन हो जाए, एक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी दूसरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी के साथ कंबाइन हो जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा। वर्टिकल होगा जिसमें प्रोडक्शन की स्टेजेस होती है ना, लाइक नीचे से ऊपर की तरफ स्टेज होती है, नीचे पहली स्टेज, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर उसके ऊपर चौथी स्टेज। तो अगर ये स्टेजेस वाइज आपस में कंबाइन हो तो ये वर्टिकल बिजनेस कॉम्बिनेशन है। तो सेम नेचर ऑफ बिजनेस 100% नहीं होता, एक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल होती हैं, तो उसको वो यूज करते हैं और उससे वो बिजनेस कंबाइन होता है। तो जिस तरह आप ये देखें ना कि एक नेटिंग यूनिट है जिसमें कपड़ा नेट किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी बेसिकली नेटिंग की जाती है, तो अगर वो कंबाइन हो जाता है अब एक पैकेजिंग यूनिट से या एक प्रिंटिंग यूनिट से, यानी अपने से अगले स्टेप से या अपने से पिछले स्टेप से, तो ये हमारा वर्टिकल बिजनेस कम्बिनेशन कहलाएगा। जिस तरह कपड़ा बुनने वाला जहाँ बुना जाता है, बनाया जाता है, वो मिल जाए जो है वो प्रिंटिंग के साथ। अब प्रिंटिंग, पहले कपड़ा बनाया जाता है फिर प्रिंटिंग होती है ना, यानी निटिंग पहले होगी फिर प्रिंटिंग बाद में होगी। तो निटिंग वाला प्रिंटिंग के साथ मिल जाए तो ये भी वर्टिकल कम्बिनेशन है। या निटिंग वाला अपने से पहला स्टेप, निटिंग कपड़ा नेट करने से पहले फाइबर चाहिए, धागा चाहिए, तो अगर वो फाइबर बनाने वाले प्लांट के साथ मिल जाए तो वो हमारा ये भी वर्टिकल होगा, क्योंकि वर्टिकली प्रोसेस हो रहा है ना। अब ये दो तरह की होता है, इसे हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर एक निटिंग कपड़ा, निटिंग वाला कपड़ा बनाने वाला जो यूनिट है वो प्रिंटिंग के साथ मिल जाए तो प्रिंटिंग अगला स्टेप है ना, तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगी। और अगर जो है निटिंग वाला यूनिट जो है फाइबर बनाने वाले यूनिट के साथ, जो धागा बना रहा है उसके साथ मिलता है, तो ये धागा बनाना उससे पहले काम है, तो ये कहलाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये प्रीवियस स्टेप है। जब आप प्रीवियस स्टेप से मिलते हैं तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जब आप नेक्स्ट स्टेप से मिलते हैं तो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास है लेटरल और एलाइड बिजनेस कॉम्बिनेशन। A combination of firms producing or offering different but allied products। डिफरेंट चीजें हैं लेकिन allied हैं वो, ठीक है। जिस तरह आप देखें ना, एक कार मैन्युफैक्चरिंग जो है, एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एक टायर मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है वो आपस में मिल जाती हैं। अब तीनों डिफरेंट चीजें बना रही हैं, ठीक है, तीनों डिफरेंट, टायर अलग है, बैटरी अलग है, कार अलग है, लेकिन ये तीनों चीजें मिलकर एक गाड़ी बनाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये कहलाएगा हमारा लेटरल और एलाइड बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एलाइड बिजनेस है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें दो तरह की फिर बनती है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब जैसे देखें ना, इसमें दो बड़ी आपको एंटिटीज, दो डिफरेंट एंटिटीज नजर आए। कार बनाने वाली कंपनी, ठीक है, उसमें बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स वो इकट्ठी करते हैं, टायर इकट्ठी करते हैं, बैटरी इकट्ठी करते हैं, लेदर की सीट्स होती हैं, स्पंज बनाने वाली जो सीट की फोम होती है वो बनाने वाली, मैट बनाने वाली कंपनी प्लास्टिक के, ठीक है, तारे बनाने वाली कंपनी कोई और होगी, बॉडी बनाने वाली हो सकता है कंपनी कोई और जो आपको बॉडी बना के दे, ठीक है, जो छत के अंदर होता है लगा हुआ स्टफ वो बनाने वाली कंपनी कुछ और होगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है आपके लिए डिफरेंट है ना। तो अब यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है गाड़ी बनाने वाली और बाकी सारी छोटी कंपनीज हैं, तो इन दोनों को अगर हम बेस बनाएं और इसके बेस पे डिवीजन करें तो हमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की आसानी से समझ आ जाएगी। लाइक कन्वर्जेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स हुज प्रोडक्ट्स आर रॉ मटेरियल फॉर अ मेजर फर्म। जिस तरह अब देखिए ना, हमने अभी बात की गाड़ी बनाने वाली कंपनी बड़ी कंपनी है,
वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए रॉ मटेरियल है बहुत सारी कंपनीज की फिनिश गुड्स। टायर एक कंपनी का फिनिश गुड होगा लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल है। लेदर की सीट्स एक कंपनी का फिनिश गुड होगी लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसी तरह मैट्स है, प्लास्टिक का एक मटेरियल है जो लग रहा है, वो अब उस कंपनी के लिए क्या है, फिनिश, उसके लिए तो रॉ मटेरियल है जो गाड़ी बना रही है, लेकिन एक कंपनी के लिए वो फिनिश गुड होगी जो उसको बना रही होगी। गाड़ी का डैशबोर्ड, गाड़ी का स्टीयरिंग प्लास्टिक का जो होता है, अब ये सारी चीजें बनाने वाली अलग अलग कंपनीज होंगी। हो सकता है बम्पर बनाने वाली कोई अलग कंपनी हो। अब ये जो सारी कंपनीज हैं ये पार्ट्स दे रही हैं, सारी कंपनियों की फिनिश गुड्स हैं, उसके लिए ये रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कंपनीज अगर आपस में मिल जाए, वो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो आपस में मिल जाती हैं, तो ये कहलाएगा कन्वर्जन लेटरल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें अलाइड बिजनेसेस हैं ये सारे के सारे, तो ये दैट इज व्हाई वी कॉल देम लेटरल और अलाइड बिजनेस कॉम्बिनेशन। डाइवर्जेंट में क्या होगा, अब यहाँ पे जरा गौर करें, हियर कंबाइनिंग फर्म्स गेट देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अ मेजर फर्म। यहाँ पे बेसिकली मेजर फर्म से कंबाइनिंग फर्म्स अपनी जो है वो रॉ मटेरियल लेती हैं, यानी जो रॉ मटेरियल देने वाला वो समटाइम बड़ा होता है। जिस तरह देखें ना, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज, अब वो कंप्यूटर बनाती हैं, वो अपने रॉ मटेरियल हो सकता है एक ही जगह से लेती हों। जिस तरह इंटेल जो है, इंटेल का प्रोसेसर आप देखते होंगे आपके कंप्यूटर्स में है, आप उसकी जनरेशन सुनते हैं, i9 जनरेशन आ चुकी है, 7 है, 5 है, 3 है, सुनते हैं ये आप सारी, ये इंटेल की जनरेशन हैं। ठीक है, अब ये जो इंटेल है ये सारे कंप्यूटर्स को दे रहा है, तो हर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी हैं, लेकिन इंटेल कितनी बड़ी कंपनी है जो सबकी सप्लायर है। ठीक है, इस तरह मदरबोर्ड देने वाली कंपनियों में बड़ी कंपनी ASUS है। अब ये जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी अगर ये आपस में मिल जाए, तो ये इनको रॉ मटेरियल एक बड़ी कंपनी दे रही है, सही है, रॉ मटेरियल देने वाली बड़ी कंपनी है। तो अब जो परचेजर हैं, जो परचेज करने वाले, अगर वो आपस में मिल जाते हैं, तो ये डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखें ना, तो कन्वर्जेंट में जो सेलर्स हैं वो मिल रहे हैं, और डाइवर्जेंट में जो बायर्स हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सब एलाइड बिजनेसेस में हैं, एक दूसरे के लिए वो सारी चीजें अहम है, जरूरी है, खाली उस चीज की कोई हैसियत नहीं, खाली टायर की कोई वर्थ नहीं है, इस तरह खाली प्रोसेसर के भी कोई वर्थ नहीं है, और खाली कंप्यूटर के भी कोई वर्थ नहीं है प्रोसेसर के बगैर। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम अलाइड और लेटरल बिजनेस कॉम्बिनेशंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ टोटली डिफरेंट जो बिजनेसेस है ना वो आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं सर्कुलर बिजनेस कॉम्बिनेशन, टोटली कोई आपस में लेना देना नहीं होता। लेटरल और एलाइड में तो फिर भी एलाइड बिजनेसेस होते हैं ना, जो मिल के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें कोई नहीं होता। जिस तरह आप कहें कि एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी, एक टेक्सटाइल मिल, एक स्टील मिल, ठीक है, ये आपस में मिल जाते हैं, एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी के साथ मिल जाते हैं, सिगरेट बनाने वाली कंपनी को खरीद लेते हैं, तो वो सर्कुलर बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा। अक्सर जो बड़े बड़े कांग्लोमरेट्स हैं ना, वो कांग्लोमरेट्स वो ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं जिनकी बैनर में, जिनकी सब्सिडरी कंपनीज में डाइवर्सिफाइड किस्म के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं सर्कुलर बिजनेस कॉम्बिनेशंस। जिस तरह आपको लेक्सन ग्रुप है पाकिस्तान में, लेक्सन ग्रुप की जो कंट्रोल में है वो एक्सप्रेस न्यूज़ है, एक्सप्रेस चैनल है, साइबर नेट है, ट्रिब्यून है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जिसे कहते हैं, सेंचुरी पीपल एंड बोर्ड मिल्स है, मेरिट पैकेजिंग है, कॉलगेट पॉमोलिव है, मैकडोनल्ड है। अब ये सारे डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो लेक्सन ग्रुप के अंडर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होंगे, सर्कुलर बिजनेस कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आप मियां मनशा साहब जो हैं उनके ग्रुप को देख लें, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। अब उनके जो है एम्पोरियम मॉल भी है, निशात बैंक्वेट भी है, निशात होटल भी है, एमसीबी बैंक भी है, निशात जो है ऑटोमोबाइल भी है, अब आ चुका है। अब ये सारे क्या है, बेसिकली ये एक एग्जांपल है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के, लेकिन एक हेड में आ रहे हैं, तो ये सर्कुलर बिजनेस कॉम्बिनेशंस हैं। देन डायगोनल बिजनेस कॉम्बिनेशंस हैं। यहाँ पे बेसिकली एक फर्म जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी फर्म को, सर्विस लेने वाला और सर्विस देने वाला आपस में अगर कंबाइन हो जाए ना, तो ये डायगोनल बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, वो आपस में एक मुआहदा कर लें, आपस में मिल जाएं 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 1 साल के लिए, या परमानेंटली मिल जाएं, तो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जिस तरह आप देखें ना, एक कंपनी है जो बुक की प्रिंटिंग करती है, अगर वो जो है पेपर जो बुक की सेल वाली कंपनी के साथ मिल जाए, जो बुक्स की मार्केटिंग करेगी, एक मार्केटिंग कंपनी वो कहती है हम आपकी बुक्स की मार्केटिंग करेंगे, तो ये डायगोनल बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने रीसेंट पास में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था TCS के साथ, कि वो हमारे जो लेटर्स हैं स्टूडेंट्स के घरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिजल्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रोल नंबर स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये जो हमारे सेटलमेंट उनके साथ हुई 1 साल के लिए था, ये जितने अरसे के लिए भी था, वो क्या था, दैट वाज डायगोनल बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी को TCS वाले वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। आई होप सो एवरीवन वुड हैव गॉट इट। अच्छा, ये तो थी हमारे बेसिकली बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस वाइज।
जिन्हें हम टाइप ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन कहते हैं। अब डिग्री ऑफ कम्बिनेशन वाइज है कि किस लेवल तक कम्बिनेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन। तो ये फॉर्म्स अलहदा हैं और टाइप्स अलहदा हैं आपकी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपने। फॉर्म्स के अंदर आपको नजर आ रहा है, इट कुड बी इधर एसोसिएशंस, इट कुड बी फेडरेशंस, इट कुड बी कंसोलिडेशंस। अब जो एसोसिएशंस हैं, ये क्या होता है, इसमें बेसिकली तीन तरह की हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि एसोसिएशन किस तरह की होती है। उसमें ट्रेड एसोसिएशंस हैं सबसे पहले हमारे पास, ठीक है। अब फिर इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं, आफ्टर दैट वी हैव चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस तरह फेडरेशंस में दो तरह के हैं, पूल्स हैं और कार्टल्स हैं। पूल की भी सब डिवीजन है और कार्टल्स की भी सब डिवीजन है। आफ्टर दैट वी हैव कंसोलिडेशंस, इसमें पार्शियल है और इसमें फुल कंसोलिडेशन है। अच्छा, देयर आर सम एरर्स, ठीक है, जो बुक पब्लिश हुई है, उन्होंने पब्लिशर ने इसमें कुछ एरर की होंगी या एट माय एंड दैट दोस कुड बी। आप जो फेडरेशन डायग्राम 21 फिगर 21.3 आप देखेंगे तो उसमें आप ये करेक्शन कर सकेंगे। फेडरेशन के अंदर पूल्स एंड आउटपुट पूल्स लिखा हुआ है, आउटपुट पूल्स नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कार्टल्स। और इसी तरह जो कंसोलिडेशंस हैं, कंसोलिडेशंस के अंदर आपको पार्शियल एंड फुल कंसोलिडेशन नजर आ रही है। उसमें दो सिर्फ फुल कंसोलिडेशन के अंदर है, मर्जर एंड अमेलगमेशन, बट इट शुड बी मर्जर एक्विजिशन एंड अमेलगमेशन। सो देयर शुड दीज आर थ्री। तो आप लोग इसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। ओके, मूविंग फर्दर विद दैट, फेडरेशन में वी हैव टू ऑप्शन, पूल्स एंड कार्टल्स, इनकी भी सब डिवीजन है। देन कंसोलिडेशन इज इधर इट कुड बी पार्शियल और इट कुड बी फुल। अब हम इनको जो है इंडिपेंडेंटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसोसिएशंस हैं। अब एसोसिएशन जो है ये इसके थ्री फॉर्म्स हैं, ट्रेड एसोसिएशन, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, सॉरी, दैट इज इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स, नॉट इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट्स, दैट इज इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। ओके, इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं। देन उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो ट्रेड एसोसिएशन हमारे पास है, इसमें बिजनेस फर्म्स जो है वो मिल जाती हैं किसी एक एरिया की, ठीक है, या किसी एक लोकेशन की, या किसी एक तरह की, या एक नेचर ऑफ बिजनेस की जो फर्म्स है वो मिल जाती हैं और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो है वो एक दूसरे को जो है वो फैसिलिटेट करती हैं और एक दूसरे को डिफेंड करती हैं। तो इन्हें हम कहेंगे बेसिकली ट्रेड एसोसिएशन। जिस तरह आप लोग अक्सर औकात अंजुमन ताजरान सुनते होंगे कि इलाके का जो बाजार होता है उसके अंजुमन ताजरान अपनी बनी हुई होती है। तो अब वो डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस जो है उनकी एक ताजरान उन्होंने बनाई हुई होती है, या एक तरह के बिजनेस की भी हो सकती है, एक तरह का बिजनेस हो उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई हो, तो ऐसा भी हो सकता है ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। जिस तरह आप जाए ना, आबिद मार्केट लाहौर के अंदर है, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, उनकी अपनी एक यूनियन बनी हुई है। अब वो इस तरह की भी हो सकती है, या एक मार्केट में जाएं आप, टाउनशिप मार्केट चले जाएं आप, इचना मार्केट चले जाएं आप, आजम मार्केट चले जाएं, या आप शालमी मार्केट चले जाएं, तो शालमी में डिफरेंट तरह के बिजनेस हैं, तो उनकी एक ट्रेड एसोसिएशन बनी हुई है, ठीक है। इस तरह आप अपने इलाके में जाएं, हर बाजार में एक अंजुमन ताजरान आपकी बनी होगी, वो आपके इलाके की ट्रेड एसोसिएशन होगी। दोनों देन उसके बाद इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं। अब ये जो एग्रीमेंट नाम से जाहिर हो रहा है ये इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल रिटर्न फॉर्म में नहीं होते। इसका मकसद होता है प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, मार्केट के हिस्सों को डिवाइड करना, प्राइस को फिक्स करना, इससे नीचे आप नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो ये अक्सर का रिटर्न में नहीं होते, क्योंकि इसमें जो है जिस तरह प्राइस को फिक्स जब आप करेंगे तो माइट भी इलीगल हो जाए, ठीक है। तो आप इससे अवॉइड करने के लिए इनको रिटर्न में नहीं लाया जाता। ये जेंटलमैन कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, जबान पे बात होती है और जबान पे आप इस पे अमल करते हैं, ये इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स है हमारे। तो ये भी एक कम्बिनेशन की फॉर्म है। दो बिजनेसेस, दो से ज्यादा बिजनेस आपस में मिल जाए, वो कई यार इस इलाके में मैं नहीं प्रोडक्ट बेचूंगा, उस इलाके में आप नहीं बेचोगे, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए, मैं फलां वाली चीज़ नहीं बेचूंगा, आप फलां वाली चीज़ ना बेचना, ठीक है। मैं फलां चीज़ नहीं खरीद के लाऊंगा, आप फलां चीज़ लेके आ जाया करना, जो मैं नहीं लाऊंगा वो आप ले आना। अब ये आपस में सेटलमेंट हो जाती है, दैट इज जेंटलमैन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी एक फॉर्म है, ये भी कम्बिनेशन की फॉर्म है। देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके अंदर जो है बेसिकली बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन फ्यू पीपल रिमेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो बिजनेस रजिस्टर होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में होता है। तो उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबर बनना जरूरी होता है। मींस इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन सकते हैं। तो इसके अंदर जो इट इज एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी इंडिविजुअल्स, अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, मर्चेंट हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, और उनका मकसद जो है बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना है और एक दूसरे को फैसिलिटेट करना है। अक्सर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं, जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसमें लाहौर शामिल है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे का पूरा फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसी तरह, ठीक है। तो साउथ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया के होते हैं। उसके बाद फेडरेशन है हमारे पास। फेडरेशन जो है इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, पूल्स हैं और कार्टल्स हैं हमारे पास। तो इसके अंदर पूल जो होते हैं, इसमें जो फर्म्स होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के लिए बेसिकली ना पूल बनाती हैं, कि डिमांड एंड सप्लाई को जो है वो रेगुलेट करना होता है हम लोगों ने, ठीक है। अब ये जो पूल्स हैं
इनको जब आप लाइक डिमांड एंड सप्लाई को करेंगे, सारी बात है, तो आप जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, हो सकता है आप प्रोडक्शन बढ़ा दें, जब डिमांड कम हो आप प्रोडक्शन कम कर दें। तो जिस तरह ओपेक की हमने एग्जांपल ली थी, हो सकता है वो भी एक फॉर्म ऑफ पूल कहला सकता है। तो याद रखें, जरूरी नहीं कि एक जो टाइप ऑफ कम्बिनेशन है वो फॉर्म ना हो, टाइप फॉर्म की फॉर्म में आ सकती है। तो एक जो कम्बिनेशन है वो टाइप में भी फाइल करेगा और फॉर्म में भी फाइल करेगा। ओके, तो पूल्स जो है डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो 4 तरह के हमारे पास पूल्स हैं। आउटपुट पूल है, यहाँ पे नाम से जाहिर हो रहा है कि हर प्रोडक्शन इज कंट्रोल टू मीट मार्केट डिमांड। यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि इतनी आउटपुट मैक्सिमम हमने देनी, जैसे ओपेक में था। ट्रैफिक पूल है, ये ट्रैफिक अक्सर का ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर जो है होता है, ठीक है, ट्रैफिक पूल इसे हम कहते हैं। देन मार्केट पूल है, तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट इज डिवाइडेड, ठीक है, वो कस्टमर वाइज भी डिवाइड हो सकती है, वो प्रोडक्ट वाइज डिवाइड भी हो सकती है, वो टेरिटरी वाइज डिवाइड हो सकती है। एक इलाके में वो कहीं मैं फला इलाके में सेल नहीं करूंगा, आप सेल करेंगे, लेकिन आप मेरे इलाके में नहीं आएंगे सेल करने। अब ये क्या है, ये टेरिटरी वाइज जो है मार्केट पूल है। फिर आप कह सकते हैं मैं फला प्रोडक्ट बेचूंगा, आपने वो नहीं बेचनी, ठीक है, सेटलमेंट हो जाती है ये प्रोडक्ट जो है। अब अगर आप देखें, ये जेंटलमैन का एग्रीमेंट हो सकता है। इस तरह जो है वो कस्टमर हो सकता है कि फलां कस्टमर्स को आप करेंगे, फलां को मैं हैंडल करूँ। अब ये मार्केट पूल है आपका। अगर ये कॉम्बिनेशन आप बना लेते हैं तो सबको कस्टमर्स आते हैं उनके हिस्से के फिर। देन इनकम एंड प्रॉफिट पूल है, इसमें इनकम एंड प्रॉफिट्स आर पूल्ड एंड लेटर ऑन शेयर्ड। इसमें जो भी इनकम या प्रॉफिट होता है वो पूल कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है दैट इज डिवाइडेड। हो सकता है आप जो है वो सेटल कर लेंगे, टोटल इनकम में जो प्रॉफिट होगा उसको कंबाइन करेंगे और उसको फिर लेटर ऑन हम जो है वो शेयर कर लेंगे। तो ये भी एक पूल की फॉर्म है। अब पूल जो है इसी के लिए जो यूरोपियन टर्म यूज करते हैं वो कार्टेल की है। अब कार्टेल भी तकरीबन उसी तरह के हो सकते हैं, लाइक इनमें प्राइस फिक्सिंग कार्टेल है। यहाँ प्राइस फिक्स कर देते हैं और उससे कम पे प्राइस पे आप सेल नहीं कर सकते जो मेंबर्स होते हैं। टर्म फिक्सिंग कार्टेल है, इसमें टर्म ऑफ जो सेल्स हैं वो डिसाइडेड होंगी पहले से, लाइक सेल इतना होगी, डिस्काउंट मैक्सिमम इतना देना है, इतने अरसे का क्रेडिट देना है, उधार से का। अब जैसे देखें ना कि अगर क्रेडिट टर्म्स हम 30 डेज रखते हैं कि 30 डेज का क्रेडिट मैक्सिमम देना है, एक बंदा 60 डेज के क्रेडिट पे देगा तो उसकी तो सेल बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे फिक्स कर लिया जाता है इस ऐसे कार्टल के अंदर कि 30 डेज से भाई ऊपर नहीं देना किसी ने, जो देगा फिर वो मेंबर नहीं रहेगा, उसको निकाल देंगे, बाकी कंबाइन हो जाएंगे, तो दैट इंडिविजुअल वुड बी इन लॉस। कोटा फिक्सिंग कार्टल है, इसके अंदर कोटा बना दिया जाता है, प्रोडक्शन कोटा, ठीक है, कि आपने इतना प्रोड्यूस करना है मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपका हिस्सा नहीं है। कस्टमर असाइनिंग कार्टल है, इसमें कस्टमर्स असाइन कर दिए जाते हैं किसी एक बिजनेस सेगमेंट को, एक यूनिट को। जोनल कार्टल है, इसमें जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है मार्केट को, हर जो है वो मेंबर का जो है वो सेपरेट जोन होता है। एंड देन सिंडिकेट्स हैं, इसमें एक सेलिंग एजेंसी कॉमनली बना दी जाती है सारे मेंबर्स के लिए, उन सब के लिए कॉमन सेलिंग एजेंसी होती है जो आपके लिए सेल्स का काम करती है। तो आप जो है उसको सेल करेंगे चीज़ों को, और उनको सेल करके आप जो है वो चीज़ों को सेल करके आप जो है वो उनको जो है जो अर्निंग होगी उससे, वो अर्निंग जो है वो दैट वुड बी डिवाइडेड। आफ्टर दैट वी हैव कंसोलिडेशंस। कंसोलिडेशंस जो हैं इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पार्शियल कंसोलिडेशन है या फुल कंसोलिडेशन है। तो जो पार्शियल कंसोलिडेशन है इसके अंदर आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि कंसोलिडेट होती हैं फर्म्स लेकिन वो पार्शियली होती हैं। यहाँ फ्रीडम तो आप अपनी खत्म करते हैं लेकिन एंटिटी खत्म नहीं होती, ठीक है। जो फुल कंसोलिडेशन है उसमें एंटिटीज भी खत्म हो जाती हैं। अब पार्शियल कंसोलिडेशन में कंसोलिडेट हो रहे हैं ना, मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें कम्बिनेशन ट्रस्ट है एक। तो यहाँ बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो अपना हैंड ओवर कर देते हैं कंट्रोल जो है वो एक ट्रस्टी को, यानी बिजनेस ट्रस्ट के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाता है बेसिकली, और वो जो ट्रस्ट है वो मैनेज करता है बेसिकली जो मेंबर्स हैं उनके बिजनेसेस को, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली वो मैनेज होने के बजाय ट्रस्ट को करते हैं, लेकिन उनकी एंटिटी जो है वो बरकरार रहती है। आफ्टर दैट कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली ग्रुप ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स बनाया जाता है, लेकिन यानी एक तो ट्रस्ट है ना वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, तो आपका बिजनेस ट्रस्ट हैंडल कर रहा है। एक ये है कि आप आपकी तरफ से भी एक मेंबर चला जाए, एक शेयर होल्डर चला जाए, दूसरी कंपनी से भी शेयर होल्डर आ जाए, एक तीसरी से भी शेयर होल्डर आ जाए, वो सबकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है और वो मिल के जो है अपने बिजनेसेस को, सबके बिजनेसेस को कंट्रोल करें, तो वो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। और होल्डिंग कंपनी आप जानते हैं, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। तो इस तरह वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन एंटिटी दोनों की सेपरेट है। कॉम्बिनेशन तो बन गया ना, कंबाइन होगी दो फर्म्स, एक दूसरे को असर भी कर रही है, एक जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी को इन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों की एंटिटीज जो है वो सेपरेट हैं। तो ये पार्शियल कंसोलिडेशन हुई।
फुल कंसोलिडेशन में एंटिटीज जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को फोरगो कर देती हैं, खत्म हो जाती है, वहां सरेंडर करती हैं, लेकिन एंटिटीज अलग रहती हैं, जहां पे बिल्कुल खत्म हो जाती हैं एंटिटीज। तो उनमें पहला जो है वो है मर्जर, कि जिस तरह फर्म्स जो है आपस में मर्ज हो जाती हैं। अच्छा, मर्जर में यूं होता है कि समटाइम फर्म्स मर्ज होती हैं तो बिल्कुल जो है वो एंटिटी खत्म होकर एक नई कंपनी बन जाती है, ये भी मर्जर हो सकता है। या यूं हो सकता है कि एक बड़ी कंपनी जो है वो छोटी कंपनी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना, जज्ब कर लेना। तो ये दोनों मर्जर की फॉर्म्स हैं। ठीक है, अभी जैसे देखे ना आप, मोबिलिंक और वारिद की अभी जैसे बात मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो ये मर्जर के तौर पे देखा जा रहा है कि उसमें एक कंपनी ने जो मोबिलिंक है उसने एब्जॉर्ब कर लिया बेसिकली जो है वारिद को। ठीक है, और मोबिलिंक से वो जैस बन गई है, तो ये मर्जर की एक फॉर्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन वारिद खत्म हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है वो। तो एक्विजिशन होती है जब एक कंपनी दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो अब यही जो है जिसको हमने अभी मोबिलिंक और वारिद की बात की, तो ये एक्विजिशन की फॉर्म भी एक बन सकती है कि मोबिलिंक ने एक्वायर कर लिया है बेसिकली वारिद को। लेकिन इस पे एक्विजिशन इसलिए नहीं हम लगा सकते, इस पे क्वेश्चन है कि ये एक्विजिशन है या नहीं है, क्योंकि एक नई एंटिटी जनरेट हो गई है ना बेसिकली। तो अब वो जो एंटिटी जनरेट हुई है वो हमारी जो है वो एक थर्ड एंटिटी है, तो दैट इज वाई हम नहीं कह सकते, हम ये अक्सर इसको मर्जर के नाम से ही जानते हैं। एक्विजिशन में एक कंपनी एक्वायर करती है तो दूसरी कंपनी खत्म हो जाती है, जिस कंपनी ने एक्वायर किया वो बरकरार रहती है। तो ये फ्रेंडली एक्विजिशन भी हो सकती है और हॉस्टाइल भी हो सकती है। फ्रेंडली होती है जिस तरह एक कंपनी ने खुद दूसरी को बेच दिया हो, और हॉस्टाइल में ये होता है अक्सर एक कंपनी ने लोन देना है सपोज, या एक कंपनी बड़ी पुअर हो रही है तो दूसरी कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है। एंड अमेलगमेशन है, अमेलगमेशन भी मर्जर की तरह की ही एक फॉर्म है बच्चों। इसमें भी दो कंपनीज मिलती हैं, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ कि मर्जर में हमने डिस्कस किया था ना कि दो कंपनीज मिलकर एक थर्ड कंपनी बनाती हैं, या एक कंपनी एब्जॉर्ब हो जाती है दूसरी कंपनी में, पहली कंपनी रह जाती है। अमेलगमेशन में दो फर्म्स मिलकर एक तीसरी कंपनी ही बनाएंगी। ठीक है, तो उसमें दोनों की एंटिटी जो है वो फोरगो हो जाती है, वो अमेलगमेशन कहलाती है हमारे पास। जिस तरह आप देखें ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, ये स्टैंडर्ड और चार्टर्ड दो बैंक्स का मर्जर था बेसिकली। दोनों का नाम आ रहा है, ठीक है, तो दोनों वो मर्जर की मिसाल है या अमेलगमेशन की मिसाल आप कह सकते हैं। ठीक है, और दोनों स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया, चार्टर्ड भी खत्म हो गया। इसी तरह एक मेडिसिन की कंपनी है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइम बीशम, अब उसका नाम है, तो ये पहले ये ग्लेक्सो और स्मिथ क्लाइम आपस में मिली तो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइम बना। फिर जो है वो ग्लेक्सो वेलकम मिला तो ग्लेक्सो वेलकम बन गया। फिर स्मिथ क्लाइम बीचम मिली तो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइम बीचम बन गई। ठीक है, तो अब पुरानी एंटिटीज खत्म होती जा रही है, एक एंटिटी जो है, लेकिन ग्लेक्सो अभी भी साथ उसके साथ ऐड है। तो अब ये जो है ये एक्विजिशन की एक फॉर्म हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी एंटिटीज को खत्म कर दिया। इसी तरह आप देखें, बहुत सारे बैंक्स ने दूसरे बैंक्स को एक्वायर किया है। ठीक है, मीजान बैंक ने अभी रिसेंटली बैंक्स को दूसरों को एक्वायर किया, तो मीजान मौजूद है, वो बैंक्स खत्म हो गए हैं, निब बैंक को एक्वायर किया था। इसी तरह अब आरबीएस था किसी दौर में, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उसको एक्वायर किया गया था, दूसरे बैंक्स ने एक्वायर किया था। ठीक है, तो अब वो सारे के सारे बेसिकली क्या चल रहा है कि एक बैंक जब दूसरे बैंक को एक्वायर कर रहा है तो एंटिटी खत्म हो रही है ना एक बैंक की, तो वो तो एक्विजिशन ही हुई। लेकिन मर्जर और एक अमेलगमेशन में तो दो एंटिटी मिलकर एक नई एंटिटी बनाएंगी। ए और बी कंपनी मिले और ए बी कंपनी बन जाए तो ये तो अमेलगमेशन है। एक्विजिशन में एक ही कंपनी रहती है, दूसरी कंपनी खत्म हो जाती है। मर्जर में दोनों हो सकता है, एक्विजिशन वाली खूबी भी और अमेलगमेशन वाली खूबी भी। तो ये हमने पढ़ लिए हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आफ्टर दैट क्यों बिजनेस कंबाइन होती है, तो उसके कोई फायदे भी होते हैं या कोई नहीं होते, फायदे होते हैं ज्यादा या नुकसान होते हैं ज्यादा, तो यहाँ कुछ उसके फायदे और नुकसान का डिस्कशन है। सबसे पहला है सिनर्जी। आप लोग जानते हैं कि जब हमारा कलेक्टिव होल हमारे सम से ज्यादा हो, 2+2 सम करें तो 4 बनता है, लेकिन अगर सिनर्जी हो तो वो 5 या 5 से ज्यादा बनेगा। ये सिनर्जी है। तो जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो सिनर्जी होती है। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन एंड इंक्रीज कोऑपरेशन। कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि आप जब फर्म्स मिलती हैं तो एक तो कंपटीशन कम होगा, दूसरा कंपटीशन को आप फेस भी कर सकते हैं और कोऑपरेशन बढ़ता है उससे। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं कि आप जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलते हैं कि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि जब मैस प्रोडक्शन होती है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाती है, दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब फर्म्स मिलेंगी तो ऑफ कोर्स वो मैस प्रोडक्शन की तरफ जाएंगी, मिल के चीजें प्रोड्यूस करेंगी, मिल के काम करेंगी, तो अल्टीमेटली कास्ट उनकी रिड्यूस हो जाएगी। मोनोपोली इससे क्रिएट हो सकती है कि फर्म्स मिले और वो मोनोपोली की तरफ चली जाएं या एटलीस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ चली जाएं। ठीक है, तो ये एक फायदा हो सकता है फर्म्स को मिलने का। डाइवर्सिफिकेशन है, फर्म्स जब आपस में मिलेंगी तो डाइवर्सिफिकेशन की सिचुएशन हो सकती है, दे मे डाइवर्सिफाई देमसेल्फ इन वेरियस बिजनेसेस। दो दो अनरिलेटेड बिजनेसेस अगर सपोज मिल जाएं
तो एक दूसरे को हो सकता है वो एक्सपीरियंसेस अपने बताएं, एक्सपीरियंसेस शेयर हो तो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो, डाइवर्सिफाइड किस्म की अंडरस्टैंडिंग हमारी हो। ठीक है, ये डाइवर्सिफिकेशन है। देन मार्केट एक्सपेंशन है, आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं, नई नई जगहों पे एंटर हो सकते हैं, नई नई जगहों पे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये भी एक बेनिफिट है। देन इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेसेस हैं, आप अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं आप अपने प्रोसेसेस को थ्रू जो है बिजनेस कम्बिनेशन। कास्ट इफेक्टिवनेस है, हमने ऊपर भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी डिस्कस किया है। जब बिजनेसेस कंबाइन होते हैं तो रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाते हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज में, प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, अपने मार्केट में आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, तो चीज़ें आपके लिए इकोनॉमिकल और कास्ट इफेक्टिव हो जाती हैं। अब ये तो बेनिफिट हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो मिलने के नुकसान भी हैं कुछ। लाइक उनमें सबसे पहले तो है आपको अपनी आज़ादी जो है वो फोरगो करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस ऑटोनॉमी, आपकी इंडिपेंडेंस। ओके, वेलकम बैक। देयर वाज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटरनेट, तो हम दोबारा से वापस आते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रॉबैक्स को। लाइक आपको अपने गोल्स को फोरगो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल फोरगो होंगे। देन एडवर्स पब्लिक ओपिनियन है, आपका पब्लिक ओपिनियन एडवर्स हो सकता है, क्योंकि आप मोनोपोली की तरफ जा सकते हैं, आप प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जा सकते हैं जब आप मिलके काम कर रहे हैं। तो लोग यूजुअली यूं समझते हैं कि लोग जब कार्टेल बना रहे हैं तो वो एक दूसरे को फायदा देने के लिए, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। इसमें एक्सप्लॉइटेशन होगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती है। अब वो एक्सप्लॉइटेशन किसी की भी हो सकती है, जिस तरह आप जो है वो सप्लायर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर आप मिल जाएं तो। आप प्रोड्यूसर हैं, आपस में मिल जाते हैं, सप्लायर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देन कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप महंगी चीजें मार्केट में दें। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन, उनको चीज दें ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो मजबूरन आपसे खरीदेंगे क्योंकि कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सेल बढ़ानी है, तो वो आप उनको एक्सप्लॉइट करोगे। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल फॉर्म्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं अक्सर वो एलिमिनेट हो जाते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के सामने, बड़ी बड़ी फर्म्स के सामने। मनापली आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये नुकसान भी है। अगर मनापली आपको फायदा दे रही है तो पब्लिक को नुकसान दे रही है, इकोनॉमी को नुकसान दे रही है। ठीक है, मार्केट में लोगों को नुकसान हो रहा है। और ऑब्स्ट्रक्शन इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसमें रुकावट हो सकती है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के अंदर बच्चों एक कंपटीशन कमीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सीसीपी। और कंपटीशन 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 जो कमीशन है उसका एक्ट भी, कंपटीशन एक्ट भी है मौजूद पाकिस्तान के अंदर, जिसका मकसद सिर्फ इसको लुक आफ्टर करना है कि क्या जो बिजनेस कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो नुकसान तो नहीं दे रहे पब्लिक इंटरेस्ट को और मुल्क को। तो उस सूरत में ये कॉम्बिनेशंस को ओवरसी भी किया जाता है थ्रू कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता रहा हूँ, ये बुक में चीज़ ऐड नहीं है। तो डू कीप इन माइंड कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है और उसका रोल क्या है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है ग्रुप में। आप लोगों ने 5 पेजेस के ऊपर उसको समराइज करके लाना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कैसा काम करता है और उसका क्या जो है पाकिस्तान के अंदर रोल है। और आप लोगों ने उसी असाइनमेंट के अंदर 5 पेजेस की वो असाइनमेंट हो, और वो टाइप्ड असाइनमेंट हो, ग्रुप असाइनमेंट हो, और ग्रुप में आप लोगों ने सीआर को भेजनी है, सीआर मुझे भेजेंगे। यू हैव डेडलाइन ऑफ 1 वीक, यानी कमिंग वीक के जो थर्सडे है। ठीक है, तो आई जस्ट टेल यू द डेट कि कब आप लोगों ने वो मुझे सबमिट करवानी है। आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को मुझे ये असाइनमेंट आपकी पहुंचनी चाहिए, और इसके अंदर 5 पेजेस की असाइनमेंट होगी, ग्रुप की असाइनमेंट होगी, और इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उसकी समरी लिखनी है वो क्या करती है, और कम से कम 1 या 2 केसेस की डिस्कशन करनी है जो वहाँ पे गिवन है कि किस तरह कंपटीशन को जो है वो कंट्रोल कर रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर, और उसका क्या रोल है उसमें। ठीक है, तो दैट इज योर असाइनमेंट, यू हैव टू डू 5 पेजेस की इन ग्रुप, एंड टू यू हैव टू सबमिट ऑन 1 अप्रैल। मुझे सीआर जो है वो कलेक्टिव असाइनमेंट्स जो है वो मेल करेंगे। तो दिस इज द टास्क वी एक्चुअली हैड टू डिस्कस। तो आप लोग इस आई होप सो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, इसमें जो इश्यूज हुए, जो प्रॉब्लम्स हुई, वी कैन डिस्कस देम लेटर ऑन। तो स्टे ब्लेस्ड बच्चों, स्टे हैप्पी, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड साउंड। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।